नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। केसर हिंदी पाठमाला भाग 8 बाय जीराम बुक से हम करेंगे पाठ संख्या 10 पर निंदा। किस्सा सुनाइए बच्चों। कई लोगों को किसी की पीठ पीछे बुराई करने की आदत होती है। ज्यादातर लोगों को ये आदत होती ही है। उन्हें ऐसा करने में बहुत आनंद आता है, लेकिन इससे कई बार आपसी संबंधों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। हमें पता ही नहीं चलता बच्चों कि हम कब जाने अनजाने किसी की भी बुराई करने लग जाते हैं। आपने अपने परिवार, संबंधियों, मोहल्ले, पड़ोस में लोगों को पर निंदा करते हुए देखा होगा। ऐसा कोई किस्सा साथियों को सुनाइए। देखते हैं बच्चों क्या है पाठ के पिटारे में। इस पाठ में लेखक ने विभिन्न घटनाओं के माध्यम से बताया है कि निंदा करने की प्रवृत्ति आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घर कर गई है। लोगों को जब भी अवसर मिलता है पीठ पीछे किसी की बुराई करने से नहीं चूकते। कुछ लोगों ने तो निंदा करने को अपने जीवन का आवश्यक अंग ही बना लिया है। निंदा करने की कुप्रवृत्ति पर इस मनोरंजक आलेख को पढ़िए और कुछ नई सीख लीजिए। साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 मानी है। समय बदल गया है, पुरानी मान्यताएं आउट ऑफ डेट होती जा रही हैं। एक साहित्य के विद्यार्थी से जब पूछा गया, तुम्हें सबसे अच्छा रस कौन सा लगता है? उसने उत्तर दिया, गन्ने का रस। अध्यापक महोदय साहित्य में इस नए रस का नाम सुनकर चुप हो गए। इसी प्रकार यदि मुझसे पूछा जाए कि मुझे कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है, तो मैं कहूंगा निंदा रस। सच पूछिए तो अपना तो ये हाल है कि चाय ना मिले, भोजन ना मिले, सोने को ना मिले, कोई नुकसान नहीं, किंतु यदि दूसरे की निंदा करने का सुअवसर प्राप्त ना हो तो हमारा जीवन वीरान हो जाए। महंगाई के इस जमाने में यदि सबसे सस्ता एवं सरल मनोरंजन का कोई साधन बचा है तो वह है पर निंदा। इसके लिए ना किसी ऑडिटोरियम की आवश्यकता है और ना किन्हीं अन्य उपकरणों की, ना निमंत्रण पत्र छपवाने का झंझट, ना सभा सोसाइटी बनाकर चुनाव करने की किल्लत, ना मासिक चंदा। कम से कम एक श्रोता अवश्य चाहिए और आप निंदा रस का पूर्ण आनंद उठा सकते हैं। समय की इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ताश के पत्ते नहीं तो आप ताश नहीं खेल सकते, कैरम बोर्ड ना हो तो आप कैरम नहीं खेल सकते। पर निंदा खेल में ऐसी कोई बाधा नहीं है। खेल में राजा और रंग का भेद नहीं माना जाता। पर निंदा के खेल को सभी देखते ही नहीं अपितु खेलते भी हैं। सभी को अच्छा लगता है। पर निंदा मीठी रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी। सुनने वाला भी मग्न है, निंदक भी रसलीन है। निंदा रस के उद्गम तथा विकास पर कोई शोध ग्रंथ मेरे देखने में नहीं आया। सुना है हाल ही में किसी विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य में निंदा रस शीर्षक से एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस रूपरेखा में वैदिक काल से इसकी परंपरा का संकेत मिलता है। कबीरदास जो सैकड़ों वर्ष पुराने कवि हैं, संत थे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी किसी निंदक के सताए हुए थे। उन्होंने लिखा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तिनका कबहु न निंदिए, जो पायंतर होए, कबहु उड़ी आखिन परे, पीर घनेरी होए। कबीरदास जी तो महात्मा थे। यदि उनका सिद्धांत सब मानते तो निंदा पीठ पीछे ना की जाती। सच पूछा जाए तो निंदा का आनंद परोक्ष में ही होता है। कोई भी निंदक को सादर आमंत्रित करके यह नहीं चाहेगा कि निंदक द्वारा निंदा सुनकर वह अपने मन को निर्मल करे। कबीरदास जी तो तिनके की निंदा करने को भी बुरा समझते हैं, किंतु आजकल निंदा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। निंदा करने में लोग अपने डैडी जी को भी नहीं छोड़ते। गुरु जी तो किसी गिनती में ही नहीं रहे। एक विद्यार्थी से जब परीक्षा में फेल होने का कारण पूछा गया तो वह बोला, हम तो अपने डैडी की लापरवाही के कारण फेल हो गए।
हमने पूछा, सो कैसे? उसने बताया, हम तो परीक्षा दे आए। बाद में डैडी को परीक्षकों के पास जाकर हमारे अंक बढ़वाने थे, ये उन्होंने नहीं किया। इसी का नतीजा है कि हम फेल हो गए। जिम्मेदार डैडी हुए ना। हम उनके मुंह की तरफ देखते रह गए। एक घर में सास दिन भर के लिए कहीं गई हुई थी। किसी पड़ोसिन को उस घर से कुछ लेना था। सास कभी किसी को कुछ दिया नहीं करती थी। पड़ोसिन चतुर थी। उसने सास की निंदा करना प्रारंभ किया। बहू ऐसी रसमग्न हुई कि उसे चीज ही नहीं दी, बल्कि अपनी ओर से उसे अनेक उपहार भी दिए, और शाम तक बिना कुछ खाए उस पड़ोसिन से सास की बुराई सुनती रही। हमारे पड़ोसी भी मजेदार व्यक्ति हैं। उन्हें आप सदैव परनिंदा में लीन पाएंगे। यदि परनिंदा में कोई विश्व प्रतियोगिता होती तो वे कई पुरस्कार प्राप्त करते। किसी की प्रशंसा सुनना वे पाप समझते हैं। आप किसी की तारीफ करें, वे तुरंत कहेंगे, अजी आज 4 पैसे हो गए हैं, बाबूजी पर भूखे मरते थे। कई बार तो इनकी माँ हमारे घर से आटा मांग कर ले गई। इनकी बहन की बारात में बड़े फजीते पड़ जाते अगर हमारे डैडी उन्हें रुपए उधार ना देते। एक दिन मैं और वे एक कवि सम्मेलन में गए। उन्होंने कई कवियों के मुंह पर उनकी प्रशंसा की। लौटते में उन्होंने सभी कवियों का अभिनंदन करना शुरू किया। उनकी दृष्टि में कोई बनता बहुत था। किसी की आवाज रेखने जैसी थी, किसी की सूरत पर 12 बज रहे थे, किसी ने किसी दूसरे कवि के भावों का अपहरण किया था। बहरहाल उन्होंने जमकर सबकी निंदा की। मैं अनुभव कर रहा था कि जिस समय वे निंदा करने में मग्न थे, उन्हें ऐसा आनंद आ रहा था मानो बड़ी रकम की लॉटरी उनके नाम से निकल गई हो। उनकी बैठक एक प्रकार से परनिंदा भवन थी। शाम को अन्य निवेदक भी वहां पधारते थे। एक संगीत समारोह के संयोजक उनकी बैठक में आए। मैं भी उस दिन वहीं था। वे संयोजक से बोले, भाई इस संसार में संयोजक दुर्लभ हैं। धन्य है आप जो दूसरों के मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं। आज जबकि व्यक्ति अपने में ही सिमटता चला जा रहा है, आप एक अपवाद स्वरूप ही कहे जाएंगे। मैं अवश्य हाजिर रहूंगा और मेरे लायक कोई सेवा बताइए। उन्हें चाय पिलाई। ज्यों ही वे बैठक से बाहर निकले, फिर क्या था, कहने लगे, धंधा बना रखा है लोगों ने। ये संगीत के नाम पर सारे गामा भी नहीं जानते, लेकिन चल दिए संयोजक बनकर। ना कभी चंदे का हिसाब देते हैं। अजी उन्होंने तो इन कर्मों से अपनी हैसियत बनाई है। मैंने उन्हें टोका भी। भाई साहब, उनके सामने तो आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे और उनके जाते ही उन पर पिल पड़े। उन्होंने बड़े भूलेपन से उत्तर दिया, यार बुराई करने का मजा तो पीठ पीछे ही है, सामने तो मूर्ख कहते हैं। और हमारे कहने से क्या होता है, लोग मौज उड़ाएं और हम जुबान से भी ना कहें। मैंने यह अनुभव किया कि वे जब किसी की निंदा करते हैं तो तटस्थ भाव से करते हैं। आवश्यक नहीं कि जिसकी वे बुराई कर रहे हैं उससे वे नाराज हो। उनकी तो बुराई करने की आदत पड़ गई है। वे बुराई के लिए बुराई करते हैं, किसी का दिल दुखाना उनका उद्देश्य नहीं। कई बार वे अपनी इस आदत के कारण परेशानी में भी पड़ चुके हैं। अपने पड़ोस में रहने वाली एक प्रौढ़ बुआ जी के बारे में उन्होंने ऐसे ही कुछ कह दिया। वे घर पर चढ़ आईं और लगी इनको धमकाने। काफी आदमी भी जुड़ गए जिनसे उन्होंने बुआ जी की बुराई की थी। वे भी साक्षी के रूप में उपस्थित थे। भाईजान रंगे हाथों पकड़े गए थे। बचते तो बचते कैसे? बड़ी मुश्किल में लोगों ने माफी मंगवाकर उनका पिंड छुड़वाया। कुछ दिनों तक सावधानी बरती, फिर वही रफ्तार। एक दिन ऐसा हुआ कि वे सार्वजनिक रूप से अपनी सास की निंदा कर रहे थे। वे इनसे कितनी बेगार कराती हैं, उनका कैसा चिड़चिड़ा स्वभाव है, कैसी लोभिन है, आदि आदि। किसी ने सही कहा है कि दीवारों के भी कान होते हैं। बैठक में सभी प्रकार के लोग जमते हैं। किसी ने उनकी श्रीमती से सब बातें कह दी। सुबह सुबह मेरे घर आए और परेशानी की हालत में बोले, भाई क्या बताऊं,
ऐसी बुरी बात पड़ गई है, मैंने मजाक मजाक में अपनी सास जी के बारे में कुछ कह दिया था। किसी भिड़ाने वाले ने और नमक मिर्च लगाकर श्रीमती जी से कह दिया है। कल दिन भर घर में खाना नहीं बना और शाम को उन्होंने सब सामान भी पैक कर लिया है और मायके जाने की तैयारी कर रही हैं। भाई तुम ही चलो, कुछ हो सके तो इस मामले को समाप्त कराओ। मैंने कहा, यार आज पहली बार है, क्यों नहीं अपनी जुबान पर काबू रखते हैं। मन बहलाने के और भी अनेक साधन हैं। क्या दूसरे की निंदा करने के अतिरिक्त तुम्हारा मनोरंजन और किसी साधन से नहीं हो सकता? भाई मर्द का कोई मामला होता तो मैं चला चलता, मियाँ बीबी के झगड़े में पड़ूं इतने बाल मेरे सिर पर नहीं हैं। बहुत मिन्नत करने पर मैं उनके साथ चला गया। श्रीमती जी के चेहरे पर ऐसी लाली थी जैसे जेठ मास की दोपहर में सूर्य की होती है। मैंने कहा, भाभी जी नमस्ते। उन्होंने बहुत ही औपचारिक रूप से नमस्ते कहा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, समझ भी नहीं आता था कि बातचीत किस ढंग से शुरू की जाए। खैर साहब, किसी प्रकार मैंने साहस करके बातचीत आरंभ की। वे तो भरी हुई बैठी थी, उबल पड़ी। अब तक तो बाहर वालों की निंदा ही किया करते थे, अब घर वालों का भी नंबर आ गया। क्यों कोई अपने माँ बाप की बुराई सुनेगा? भाई साहब, नित्य ही निंदा करने के कारण इनकी दुर्गति होती है और ये है कि इस आदत को नहीं छोड़ते। अब तो पड़ोसियों ने बोलचाल बंद कर रखी है। जिसकी देखो बुराई, मेरे बहुत समझाने बुझाने पर उनका गुस्सा उतरा। उन्होंने श्रीमती जी के सामने प्रतिज्ञा की कि वे किसी की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे शीघ्रातिशीघ्र किसी की निंदा करेंगे, क्योंकि वे निंदा को ही रसराज मानते हैं। तो बच्चों, इस लेख के लेखक हैं डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी। दिमाग लड़ाने के लिए एक प्रश्न है, अगर आपका कोई सहपाठी आपसे किसी की बुराई करे तो बच्चों आपने ये बताना है। हम करते हैं रचनाकार से परिचय। हिंदी हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी का जन्म 20 अगस्त 1920 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ था। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में हास्य रस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आधुनिक काव्य में व्यंग्य विषय पर डी.लिट किया। गद्य पद्य में समान रूप से अधिकार रखने वाले बरसाने लाल जी ने लगभग 40 ग्रंथों की रचना की। रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया। ये अपने साहित्यिक योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और हिंदी अकादमी से भी सम्मानित हुए। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं भोलाराम पंडित की बैठक, मिस्टर चोखेलाल, बुरे फंसे, मिस्टर खोए खोए, हास्य निबंध संग्रह, मुसीबत है, गंगा मैया से साक्षात्कार इत्यादि। ध्यान धरने योग्य शब्द देखें बच्चों। व्यंग्य विधा से परिचय, दूसरों की बुराई ना करना, हास्य व्यंग्य का आनंद। अब है एक मूल्यपरक प्रश्न, चलिए पढ़ें। किसी के दुर्गुणों को उस पर प्रकट कर हम उसके व्यक्तित्व में सुधार कर सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे किसी की निंदा कर उसमें रस लेना एक सामाजिक बुराई है। इस बारे में आपका क्या विचार है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं सोच कर दें कि क्यों किसी के पीठ के पीछे निंदा करके उसमें रस लेना एक सामाजिक बुराई है। अब आते हैं शब्दार्थ पर, जिसके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अर्थ में आपको बताऊंगी। चंदा, किसी सार्वजनिक कार्य हेतु एकत्रित की जाने वाली धन राशि, सब्सक्रिप्शन। दुर्लभ, कठिनता से प्राप्त होने वाला, रेयर। निंदक, निंदा, बुराई करने वाला। स्लेंडरर, अपवाद, सामान्य नियम से अलग, एक्सेप्शन। उद्गम, उत्पत्ति, ओरिजिनेशन। तटस्थ, किसी का भी पक्ष न लेने वाला, इम्पार्शियल। परोक्ष, जो आंखों के सामने ना हो, इनडायरेक्ट। बेगार, बिना मेहताना दिए कार्य करवाना,
मजदूरी चुकाए बिना कार्य जबरन करवाना, लेबर विदाउट पे, लीन मग्न किसी कार्य में डूबा होना, इन्वॉल्व, औपचारिक दिखावटी रस्म निभाने के लिए, फॉर्मल, संयोजक सभा समितियों कार्यक्रम का प्रबंध करने वाला, ऑर्गेनाइजर। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। उच्चारण एवं श्रुतलेख हेतु शब्द, मान्यताएं, सर्वश्रेष्ठ, उद्गम, आमंत्रित, कीर्तिमान, पुरस्कार, बहरहाल, दुर्लभ, दुर्गति, शीघ्राति, शीघ्र। अभ्यास कार्य पे आते हैं बच्चों। यहाँ पर आप एक प्रश्न देखें, पड़ोसियों की छोटी मोटी बुराइयों को नजरअंदाज करने से आसपास का वातावरण शांतिपूर्ण बना रहता है, अपने विचार प्रकट कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे, आप अपने विचार प्रकट करेंगे कि क्या ये बात सच है या नहीं। बातों बातों में देखें, लेखक ने किस सुअवसर के प्राप्त न होने पर जीवन के वीरान होने की बात कही है। लेखक ने निंदा करने के सुअवसर के प्राप्त ना होने पर जीवन के वीरान होने की बात कही है। यदि कभी कबीरदास जी के सिद्धांत का पालन करते तो क्या होता। यदि सभी कबीरदास जी के सिद्धांत का पालन करते तो निंदा पीठ पीछे न की जाती। लेखक के पड़ोसी को निंदा करने में कैसा आनंद आता था। लेखक के पड़ोसी को निंदा करने में ऐसा आनंद आता था जैसे मानो उनकी कोई बहुत बड़ी रकम लॉटरी में निकली हो। पड़ोसी को सास की निंदा करने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा। पड़ोसी को सास की निंदा करने का यह परिणाम भुगतना पड़ा कि उनकी श्रीमती जी उनसे नाराज हो गई, उन्हें पूरा दिन खाना ना मिला और वे मायके जाने को भी तैयार हो गई। अब आते हैं कलम की बारी पर। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या कितनी बताई है? 10। पर निंदा में किसकी पाबंदी नहीं होती? समय की। लेखक ने किसकी बैठक को पर निंदा भवन कहा है? पड़ोसी की। लेखक किसके झगड़े में बीच में नहीं पड़ना चाहता था? मियाँ बीबी के। लघु उत्तरीय प्रश्न देखें बच्चों। लेखक ने पर निंदा के खेल के विषय में क्या कहा है? लेखक ने पर निंदा के खेल के विषय में कहा है कि ना तो इस खेल में समय का पता चलता है और ना ही किसी साधन की जरूरत है, ना ही किसी विशेष स्थान की जरूरत है। ताश ना होने पर ताश नहीं खेल सकते, कैरम बोर्ड ना होने पर कैरम नहीं खेल सकते, लेकिन पर निंदा के खेल में ऐसी कोई शर्त नहीं है, केवल एक श्रोता का होना आवश्यक है। विद्यार्थी ने परीक्षा में फेल होने का क्या कारण बताया? विद्यार्थी ने परीक्षा में फेल होने का यह कारण बताया कि वह तो परीक्षा दे आया था, उसके बाद उसके डैडी जी ने जाकर परीक्षकों से मिलकर उसके अंक बढ़वाने थे, जो कि उन्होंने नहीं किया और परिणाम स्वरूप वह फेल हो गया। बहू से सास की बुराई का पड़ोसिन को क्या लाभ मिला? बहू से सास की बुराई का पड़ोसिन को यह लाभ मिला कि जो सास किसी को कोई वस्तु ना देती थी, उसकी निंदा करने से ना केवल उसकी बहू ने उसे चीजें दी बल्कि उपहार भी दिए। लेखक के पड़ोसी ने कवि सम्मेलन से लौटते समय कवियों का अभिनंदन किस प्रकार किया? लेखक के पड़ोसी ने कवि सम्मेलन से लौटते समय कवियों की निंदा शुरू कर दी। उनकी दृष्टि में कोई बहुत बनता था, किसी की आवाज रेखने जैसी थी, किसी के चेहरे पर 12 बज रहे थे और किसी ने दूसरे कवि के भावों का अपहरण किया था। तो उनके अनुसार सभी कवियों में कोई ना कोई कमी थी और इस प्रकार उन्होंने उनकी जमकर निंदा की। संयोजक की पीठ पीछे बुराई करने पर लेखक के टोकने पर पड़ोसी ने क्या स्पष्टीकरण दिया? जब संयोजक पड़ोसी के घर से चले गए तो उनके जाते ही पड़ोसी ने उनकी बुराई करनी शुरू कर दी। लेखक के टोकने पर उन्होंने यह स्पष्टीकरण दिया कि निंदा का रस तो पीठ पीछे करने में ही है,
सामने निंदा तो मूर्ख लोग किया करते हैं। इसके बाद है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनके उत्तर आपने पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। लेखक ने परनिंदा को सबसे सस्ता एवं सरल मनोरंजन का साधन क्यों कहा है? कबीरदास जी ने निंदक का क्या महत्व बताया है? संयोजक के बैठक से बाहर निकलते ही पड़ोसी ने लेखक से संयोजक के विषय में क्या कहा? लेखक के पड़ोसी द्वारा बुआ जी की बुराई करने की घटना अपने शब्दों में लिखिए और आशय स्पष्ट कीजिए। परनिंदा मीठी रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी, सुनने वाला भी मग्न है, निंदक भी रस लीन है। अब आते हैं हम अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पर। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब तक तो बाहर वालों की निंदा ही किया करते थे, अब घर वालों का भी नंबर आ गया। क्यों कोई अपने माँ बाप की बुराई सुनेगा? भाई साहब, नित्य ही निंदा करने के कारण इनकी दुर्गति होती है और ये है कि इस आदत को नहीं छोड़ते। अब तो पड़ोसियों ने बोलचाल बंद कर रखी है। उपर्युक्त गद्यांश में पत्नी किसकी बुराई करने पर किसके प्रति शिकायत प्रकट कर रही है? उपयुक्त गद्यांश में पत्नी सभी बाहर वालों, घर वालों और स्वयं के माँ बाप की बुराई करने पर पड़ोसी के प्रति यानी कि अपने पति के प्रति शिकायत प्रकट कर रही है। पड़ोसियों ने बोलचाल क्यों बंद कर रखी है? पड़ोसी की निंदा करने की आदत के कारण सभी पड़ोसियों ने उनसे बोलचाल बंद कर रखी है। गद्यांश से विदेशी और उपसर्ग युक्त शब्द चुनकर लिखिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे। ज्ञान झरोखा देखेंगे। भरत मुनि ने रस को काव्य का आवश्यक तत्व बताया है। काव्य के 9 रस होते हैं: श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक और शांत। विद्वानों द्वारा वात्सल्य रस को 10वां एवं भक्ति रस को 11वां रस भी माना गया है। शुरू करते हैं बच्चों व्यवहारिक व्याकरण। निम्नलिखित मूल शब्दों से बने 3 शब्द लिखिए। तो सबसे पहले हमारे पास शब्द है भाग्य, तो इससे हम 3 शब्द बनाएंगे। भाग्यवान, दुर्भाग्य और भाग्यशाली। फिर योग, योगी, योग्यता, योग्य। मंत्र, मंत्रणा, मंत्रोच्चारण और मंत्री परिषद। गति और रस, इन दोनों मूल शब्दों से 3 शब्द आप स्वयं बनाएं। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तिनका, तो इसका तत्सम होगा तृण। पीर, पीढ़ा, जेठ, ज्येष्ठ, महीना, माह, पुराना, पुरातन और जन्म, जन। कुआं, कड़वा, अमोल और तीखा, इन तद्भव शब्दों के तत्सम रूप आप स्वयं लिखें। वे अविकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। रागिनी मम्मी के साथ खड़ी है, पेड़ के ऊपर कबूतर बैठे हैं। यहाँ के साथ के ऊपर संबंध बोधक अव्यय है जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बता रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों से संबंध बोधक शब्दों को चुनकर लिखिए। तो बच्चों मैं आपको शब्द बताती हूँ, आप स्वयं लिखेंगे। डैडी को परीक्षकों के पास जाकर हमारे अंक बढ़वाने थे, के पास।
उन्होंने श्रीमती जी के सामने निंदा न करने की प्रतिज्ञा की। क्रोध के कारण भाभी जी का चेहरा लाल हो उठा था। मैं पड़ोसी के विरुद्ध ना बोल सका। पड़ोसी की अपेक्षा श्रीमती जी ज्यादा समझदार हैं। श्रीमती जी दरवाजे के निकट खड़ी थी। तो आप ये संबंध बोधक अव्यय यहाँ पर लिखेंगे। फिर आगे चलते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। अपने विचारों को व्यक्त करते समय अथवा लिखते समय अपनी बात को समझाने के लिए हमें कई स्थानों पर रुकना पड़ता है। रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए अनेक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और समझिए। पकड़ो मत जाने दो। पकड़ो मत जाने दो। यहाँ अल्प विराम लगाने से वाक्य का अर्थ बदल गया है। तो बच्चों, हमें ये विराम चिन्ह बहुत ही सोच समझ कर लगाने चाहिए। प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है, यहाँ चिन्ह दिए हुए हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, कोष्ठक, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, हंस पद और लाघव चिन्ह। तो बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। बच्चों, यहाँ विराम चिन्ह का अभ्यास आप स्वयं करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक विधेय अथवा एक मुख्य क्रिया होती है वे सरल वाक्य कहलाते हैं, जैसे लक्ष्य कक्षा में प्रथम आया है। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा उपवाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, जैसे शिवांगी आज बीमार है इसलिए ऑफिस नहीं जाएगी। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य इस प्रकार जुड़े हों कि उनमें एक प्रधान वाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे जो बच्चे परिश्रम करेंगे वे ही परीक्षा में सफल होंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनके भेद लिखिए। साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 मानी है। ये है बच्चों सरल वाक्य। यदि उनका सिद्धांत सब मानते तो निंदा पीठ पीछे न की जाती। ये है बच्चों मिश्र वाक्य। पड़ोसी ने माता पिता की निंदा की इसीलिए श्रीमती जी नाराज हो गई। संयुक्त वाक्य। और अब इन दोनों वाक्यों के सामने उनके भेद आप स्वयं लिखें। योग्यता आधारित क्रियाकलाप है बच्चों, जो आपको अपनी योग्यता अनुसार करने हैं। कक्षा में बताइए, क्या अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी महिला या पुरुष है जिसे दूसरों की निंदा करने में रस आता है? उस व्यक्ति की गतिविधियों का अवलोकन कीजिए, ध्यान दीजिए उन पर। देखिए कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। क्या उसे पीठ पीछे मान सम्मान मिलता है? यदि नहीं तो क्यों? परिचर्चा आयोजित कीजिए। परनिंदा तथा नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों के भाव में क्या अंतर है? सहपाठियों के साथ मिलकर परिचर्चा का आयोजन कीजिए। कबीर की पंक्तियां हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अनुच्छेद लिखिए, हमें किसी की निंदा या बुराई करने से सदैव बचना चाहिए। क्यों? एक अनुच्छेद में लिखिए। खोज कर पढ़िए। हरिशंकर परसाई की रचना निंदा रस पुस्तकालय अथवा इंटरनेट से खोजकर पढ़िए। पता कीजिए, पाठ में साहित्य शास्त्रियों के द्वारा 10 रस मानने की बात कही गई है। ये 10 रस कौन कौन से हैं? इंटरनेट अथवा अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से पता कीजिए। ज्ञान परक देखें बच्चों, नीचे एक वाक्य के खंड दिए गए हैं। प्रथम खंड को फर्स्ट तथा अंतिम खंड को 6th में दिया गया है। वाक्य के शेष खंड क, ख, ग, घ में अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं। उनके सही क्रम के लिए A, B, C, D में से सही उत्तर चुनिए। महात्मा गांधी के अथक प्रयासों ने, यहाँ पर ये A है, महात्मा गांधी के अथक प्रयासों ने
राष्ट्रीय एकता और सहयोग का जो मूल मंत्र दिया, उसी के फलस्वरूप हमें आजादी मिली। तो हमारा क्रम रहेगा बच्चों ग ख घ क। तो ये सी यहाँ पर सही है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।